पिछली वीडियो में हमने विनोद को सिवन्या को आधी रात को छुपते छुपाते घर पर आते देखा था और उसके कपड़ों और होठों पर खून भी लगा हुआ था। और दूसरे दिन विनोद को अपने दोस्त चेतन के मरने की खबर भी मिली थी और उसे फोन पर किसी ने बताया था उसके शरीर से पूरा खून निकाला हुआ था। और विनोद ने शक भरी नजरों से सिवन्या की तरफ देखा था, लेकिन सिवन्या बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी और किचन में अपना काम कर रही थी। उस वक्त तो विनोद अपने दोस्त चेतन के लिए घर से निकल गया, लेकिन वो पूरा दिन बेचैन रहा। और जब शाम को वो वापस घर आया तो उसे घर के अंदर आते ही एक अजीब सी बदबू महसूस हो रही थी। उसे ऐसी बदबू अपने घर में कभी महसूस नहीं हुई थी। उसे उस बदबू में घुटन सी हो रही थी और एकदम से उसे थकान महसूस होने लगी थी। विनोद को ऐसे देखकर सिवन्या ने कहा, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? आपके दोस्त की मौत का दुख है मुझे। और फिर विनोद ने कहा, मैं बहुत ही थक चुका हूँ, मेरे लिए एक कप चाय बना दो प्लीज। मैं चाय पीकर थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। और फिर सवन्या ने विनोद को चाय बनाकर दी और चाय पीकर विनोद अपने कमरे में चला गया। दिन भर थकने की वजह से और वो पिछली रात को भी सोया नहीं था, तो उसे लेटते ही नींद आ गई। और एक बार फिर से आधी रात को उसे अपने गले पर एक चुभन सी महसूस हुई और अपनी छाती पर भारीपन का एहसास हो रहा था। उसकी सांसें बहुत ही तेजी से चल रही थी। वो पूरा पसीने से भीग चुका था। और तभी विनोद ने आंखें खोली और उसने देखा कि उसके ऊपर फिर से कोई काला साया बैठा हुआ है और उस साए का चेहरा बालों से ढका हुआ है और वो उसका खून चूस रहा था। विनोद जोर से चिल्लाकर उठ गया और उसकी छाती पर जो साया बैठा हुआ था, विनोद ने उसे धक्का मारकर दूर फेंक दिया। उसने जल्दी से अपने कमरे की लाइट जलाई और उसने देखा कि उसके कमरे में तो कोई नहीं था। विनोद को हैरानी हुई और जब उसने अपने गले पर हाथ लगाकर देखा तो उसके गले से सचमुच ही खून निकल रहा था। वो जल्दी से घबराकर उठा और भागता हुआ अपने कमरे से बाहर आ गया और उसने हॉल में जाकर देखा तो सवन्या आराम से सो रही थी। और जैसे ही विनोद पलटा और तभी सवन्या ने अपनी आंखें खोली और हंस पड़ी। सवन्या ने जैसे ही अपना मुंह खोला और तभी उसके मुंह से खून की कुछ बूंदें टपकने लगी। विनोद समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। वो वापस घबराते हुए अपने कमरे में आया। वो जैसे ही कमरे में आया तो उसने देखा कि उसके बेड के पास एक अंगूठी गिरी हुई थी। उस अंगूठी को देखते ही विनोद बोला कि ये अंगूठी किसकी है। और तभी वो अंगूठी को उठाकर देखता है कि ये अंगूठी तो सवन्या की है। अब विनोद को कुछ कुछ समझ आ रहा था। उसने उस अंगूठी को अपने पास रख लिया और सुबह होते ही जल्दी उठकर उस अंगूठी को नाश्ते के टेबल पर रख आया और छुपकर उस अंगूठी पर नजर रखने लगा। विनोद का शक बिल्कुल सही था। सवन्या ने जैसे ही उस अंगूठी को देखा और जल्दी से उठाकर उसे पहन लिया
और फिर से नॉर्मल तरीके से किचन में जाकर काम करने लगी। विनोद ने गौर किया कि जब से सवन्या इस घर में आई है, उसके घर के खिड़की पर्दे हमेशा से बंद रहने लगे थे और सवन्या के आते ही उसके घर में एक अजीब सी बदबू भी आने लगी थी और उसके दोस्त की मौत आधी रात को एक अजीब ही तरीके से हुई थी। और उसी वक्त सवन्या दबे पांव बाहर से घर में आई थी। उसकी छाती पर बैठकर किसी का उसका खून चूसना, ये सब कुछ अब साफ था कि ये जरूर कुछ अलग ही बात है। विनोद को अब लग रहा था कि सवन्या कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। विनोद को ये बात समझ में आ चुकी थी, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इससे पहले कि विनोद कुछ सोच पाता कि तभी अचानक से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। विनोद जब जल्दी से उसकी तरफ पलटा तो विनोद के सामने सवन्या खड़ी थी और वो विनोद को देख रही थी और वो विनोद को देखते हुए बोली, इस तरह छुप छुप कर किसी लड़की को देखना अच्छी बात नहीं है विनोद बाबू। और फिर विनोद घबराता हुआ बोला, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो कुछ सोच रहा था, मुझे कोई काम याद आ गया, मैं बाद में आता हूँ। इतना कहकर विनोद जल्दी से घर से बाहर भाग गया। विनोद घर से बाहर तो आ गया था, लेकिन उसे अब क्या करना था ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। और तभी उसने अपनी माँ को कॉल किया और अपनी माँ को कॉल करके सारी बात बता दी। और जब उसकी माँ ने ये बात सुनी, वो खुद बहुत डर गई। विनोद की माँ ने विनोद से कहा, बेटा तुम वापस उस घर में मत जाना, तू सीधा गुरुजी के पास जा, अब इस समस्या का हल वही कर सकते हैं। और विनोद तुरंत जल्दी से गुरुजी के आश्रम की ओर भागा। विनोद जैसे ही गुरुजी के सामने गया, विनोद को देखकर गुरुजी उसकी ओर एकदम से देख रहे थे। विनोद को देखकर गुरुजी के चेहरे पर एक अजीब ही परेशानी झलक रही थी। विनोद हाथ जोड़कर गुरुजी के सामने बैठ गया और गुरुजी बोले, डायन, डायन पीछे पड़ी है तेरे। और विनोद घबराता हुआ बोला, मुझे बचा लीजिए गुरुजी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है। उसने मेरे दोस्त को भी मार दिया है। और फिर गुरुजी ने विनोद से कहा कि पिछले कुछ दिनों में तुमने कोई पुरानी चीजें, कोई बक्सा या कोई भी पुरानी वस्तु खोली है। और तभी विनोद याद करता हुआ बोला, हाँ, अभी 4 दिन पहले ही मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने गया था और वहां पर एक बहुत ही सुंदर सी बोतल जमीन में दबी हुई मिली हमें। और हैरानी की बात ये थी कि वो बोतल जंगल में एकदम चमक रही थी। वो बोतल एक अजीब ही तरीके की थी। पता नहीं उस बोतल को देखकर मेरे मन में क्या आया और मैंने उस बोतल को उठाया और उसका ढक्कन खोल दिया। लेकिन उस बोतल में सिवाय काले धुएं के और कुछ नहीं था। मेरे बोतल खोलते ही वो काला धुआं बोतल से बाहर निकल गया। और तभी गुरुजी विनोद से बोले, मूर्ख, उस बोतल में काला धुआं नहीं था, बल्कि बरसों पुरानी खून की प्यासी एक डायन को कैद किया हुआ था। बहुत समय पहले की बात है, उस डायन ने इस इलाके में बहुत आतंक मचा रखा था और उस डायन को बहुत मंत्रों से
उस बोतल में बंद किया था और फिर जंगल में दफना दिया था। अब तूने उसे आजाद कर दिया है, इसीलिए अब वो तेरे पीछे पड़ी है। इतने सालों से वो खून की प्यासी थी, वो कमजोर हो चुकी थी और जैसे जैसे वो इंसानों का खून पीती जा रही है, वो ताकतवर बनती जा रही है। क्या उसके आने के बाद तुम्हारे घर से बदबू आना शुरू हो चुकी है? और विनोद बोला, जी गुरुजी, पहले नहीं थी, लेकिन जब से मेरे दोस्त की मौत हुई है तब से वो बदबू आनी शुरू हो गई है। और तभी गुरुजी ने विनोद को बताया, अब उसकी शक्तियां बढ़ती जा रही है। और तभी विनोद घबरा कर बोला, अब मैं क्या करूं गुरुजी? और गुरुजी ने कहा, चिंता मत कर, मेरे साथ चल। गुरुजी विनोद के साथ उसके घर आ गए। गुरुजी के विनोद के घर में कदम रखते ही सवन्या बौखला चुकी थी, लेकिन वो घर पर कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। गुरुजी घर में चारों तरफ ध्यान से देख रहे थे और तभी गुरुजी को अपना गला घुटता हुआ महसूस हुआ। सवन्या ने अपनी चोटी गुरुजी के गर्दन पर लपेट दी थी और पता नहीं कहां से एकदम से उनके सामने आकर खड़ी हो गई और गुरुजी से बोली, तू मुझे रोकेगा? क्या लगता है तुझे कि मुझे पता नहीं है कि मेरे बारे में तू सब जान गया है? मैं पहले से ही तैयार थी। गुरुजी की सांसें अब लगभग रुकने लगी थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे अब। और सवन्या उनकी गर्दन पर अपने दांत चुबा चुकी थी। गुरुजी दर्द के मारे तड़फ रहे थे। उन्होंने वही हालत में विनोद को हाथों के इशारे से खिड़की की तरफ इशारा किया और गुरुजी के मुंह से निकला, रोशनी, पर्दा पर्दा हटाओ। और विनोद गुरुजी की ये बात समझ चुका था और विनोद जल्दी से खिड़की की ओर बढ़ा और उसने जल्दी से खिड़की खोल दी और पर्दा हटा दिया। और पर्दा हटाते ही हॉल में चारों तरफ से रोशनी आने लगी और जैसे ही सूरज की रोशनी उस डायन पर पड़ी, वो दर्द से चटपटाते हुए बोली, मूर्ख इंसान, बंद कर दीजिए सब पर्दे, बंद कर। सूरज की रोशनी की वजह से अब वो डायन कमजोर पड़ने लगी थी। अब गुरुजी से उसका शिकंजा ढीला पड़ चुका था, मगर वो गुरुजी का इतना खून चूस चुकी थी कि उनमें अब हिम्मत नहीं बची थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने साथ लाई हुई विभूत को मंत्रों के साथ पढ़कर उस डायन के ऊपर डालना शुरू किया। जैसे जैसे गुरुजी मंत्र पढ़कर उसके ऊपर विभूत को डाल रहे थे, वो दर्द के मारे तड़प रही थी और वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। और फिर थोड़ी ही देर में वो दर्द से तड़पती हुई जमीन पर गिर गई। उसके जमीन पर गिरते ही अब गुरुजी भी जमीन पर निर्जीव हो चुके थे और विनोद को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। और तभी उसने देखा कि उसके घर के दरवाजे पर गुरुजी के दो शिष्य खड़े थे और उनके हाथ में एक अजीब ही तरह की बोतल थी। वो बोतल वैसी ही थी जो उसने जंगल में खोली थी। उसने जल्दी से गुरुजी के हाथ से वो विभूत लेकर एक बार फिर से उस डायन के ऊपर डाल दी और वो डायन एक काले धुएं में बदल गई। और तभी विनोद ने वो बोतल उस धुएं के आगे कर दी और वो धुआं बोतल के अंदर चला गया और विनोद ने जल्दी से उस बोतल का ढक्कन बंद कर दिया। और फिर वो बोतल को गुरुजी के शिष्य लेकर घर से बाहर निकल गए
और फिर विनोद ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और गुरुजी को अस्पताल ले गया। कुछ घंटों बाद जब गुरुजी होश में आए तो उन्होंने विनोद से कहा, अब वो डायन हमेशा के लिए जा चुकी है। उसे फिर से उसी बोतल में कैद करके जंगल में दफना दिया है, लेकिन फिर से कोई तुम्हारी तरह उसे आजाद न करे। इसीलिए मैं पूरे मंत्रों के साथ उस बोतल को जमीन के अंदर दफन करवा दूंगा।